नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल वर्धिता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं बेसिकली। और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे एक लॉजिकल ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, बस ये एक हम डिस्कस करेंगे। बाकी के लॉजिकल ऑपरेटर जब हम इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन जब हम पढ़ेंगे तब उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस ये तो आप जानते ही हैं, प्लस जोड़ने के लिए है, माइनस घटाने के लिए। आप खुद ही करके देख सकते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है एस्ट्रिक, ये मल्टीप्लाई करने के लिए है। राइट, आपको 100 टू 100 मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई करना है उसके लिए है ये आपका डिवीजन का है। इसको एक बार देखते हैं, डिवीजन वाले के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक आउटपुट्स आते हैं डिवीजन के लिए। जैसे कि अगर आपने इंट के इज इक्वल टू आपने रखा है 19 10 रखा है सपोज, और इसको आपने डिवाइड किया, रिजल्ट आप लेना चाहते हैं इंट आर में। रिजल्ट आप चाहते हैं आर में, इंट आर इज इक्वल टू आपने कर दिया के बाई 2। राइट, तो कितना आएगा? 5 आएगा। राइट, क्योंकि के को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इसे प्रिंट करते हैं तो आप देखते हैं क्या आता है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और यहाँ पे आप प्रिंट कीजिए आर को। राइट, इसको सेव किया और वापस हमने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला जो ये है, और इस लोकेशन पे आते हैं जहाँ पे हमारे ये प्रोग्रामिंग फाइल रखी हुई है, testcode.c। राइट, सो यहाँ पर आते हैं और इस जगह पे इसको कॉपी करते हैं एंड देन क्लियर स्क्रीन cd, और सी ड्राइव में आप आ गए, cls क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे आप डालिए cl testcode.c। अब उसके बाद आप चला के देखिए testcode.exe। जैसे ही आप इसको चलाएंगे आपका 5 आता है। राइट, आपने इसको एग्जीक्यूट किया, 5 आ गया। लेकिन क्या अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, क्या आएगा? 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 बार जाएगा, उसके बाद भी 3.33 समथिंग आ रहा है, बट हम इसको आर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, तो आपको पता ही है कि जब जब एक फ्लोट का इंटीजर में कन्वर्जन होता है तो जो उसका डेसिमल का पार्ट है उसको वो छोड़ देता है। इसलिए 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 ही आएगा आर में। ठीक है, तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और कंपाइल करके देखिए आप, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 3 आया। राइट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई में ये पूरा रिजल्ट आपको दे, तो रेदर देन मेकिंग इट इंट, यू कैन मेक इट फ्लोट। राइट, इसीलिए जब भी आप डिवीजन करें, राइट, जहां पर भी ऐसा डिवीजन हो, डिवीजन को कभी भी आप इंटीजर में स्टोर ना करें जब तक की जरूरत ना हो। जब एक नॉर्मल डिवीजन हो जहां पे आपको पूरी वैल्यू चाहिए हो, वहां पे आप अपना डेटा टाइप हमेशा ही फ्लोट या डबल लें। राइट, फ्लोट में भी वही आएगा, डबल में भी वही आएगा। डबल में आपको एग्जैक्टली व्हाट प्रेसिजन यू वांट, जितनी वैल्यू आप चाहते हो वो देगा। फ्लोट में अपनी वो एग्जैक्ट प्रेसिजन आपको जहां तक वो जाता है बाय डिफॉल्ट वहां तक देगा, 6 डिजिट तक डेसिमल के आगे। राइट, तो इसको अब आप कंपाइल करके देखिए और इसे आप चला के देखिए। नाउ इट्स ओके। ओके ओके, यहाँ पर आपको प्रिंट करना होगा परसेंटाइल एफ, क्योंकि हम फ्लोट प्रिंट कर रहे हैं। राइट, नाउ लेट मी कंपाइल अगेन एंड देन रन इट। सो इट्स 3.0000 इस तरीके से आ गया ये। राइट, तो इसने फॉर्म में आपको दिया। राइट, डिवाइड करने पे 3.000 के फॉर्म में दिया। अगर आप इसको डबल कर देते हैं, राइट, तो इंटीजर को एक्चुअली उसने डबल में कन्वर्ट किया था, फ्लोट में कन्वर्ट किया था। अब आप इसको डबल में कन्वर्ट कीजिए और चला के देखिए क्या आता है। यहाँ पे 3.000 ही आ रहा है। ठीक है, सो अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए, सो यू नीड टू डिवाइड फ्लोट बाय फ्लोट या डबल बाय डबल। जैसे हम यहाँ डबल ले रहे हैं, तो डबल को ही डबल में आप यूज करिए, तभी वो सही आउटपुट आएगा। राइट, तो अब आया आपका सही 3.333333। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको ये क्यों कराया, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, फ्लोट ले लेंगे तो पूरा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। फ्लोट ले लेंगे तो पूरा आ जाएगा, मैंने कहा भी होगा और आपको लगा होगा हाँ ऐसा ही तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्सरसाइजेज आपको इसलिए इस तरीके से करके देखनी है, सो दैट जो गलतफहमियां हैं आपकी वो इसी तरीके से दूर होती जाएं। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्रेसिजन के साथ सारा आउटपुट चाहिए, देन यू विल परफॉर्म द डिवीजन विथ डबल। कहीं पर भी आपको डिवीजन अगर परफॉर्म करना है तो यू बेटर चूज डबल और फ्लोट डेटा टाइप। अगर आप इंटीजर में लेंगे तो वो पूरा का पूरा वैल्यू आपको नहीं देगा, या फिर इंटीजर का फ्लोट के साथ डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन ऑल्सो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, वहां पर भी ये नहीं देगा।
राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डिवीजन का खेल, फ्लोट और डबल और इंटीजर के रिस्पेक्ट में। अब इसमें गलती नहीं होगी आपसे, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा इन 3 पॉइंट्स को। इंटीजर से फ्लोट को डिवाइड किया, फ्लोट से फ्लोट को डिवाइड किया, डबल से डबल को डिवाइड किया, फ्लोट से इंटीजर को डिवाइड किया, तो व्हाट आर द डिफरेंट रिजल्ट्स। इस तरीके से आउटपुट्स आते हैं दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज ये आपके 1 नंबर 2 नंबर के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं उसमें कहीं पर पूछा जा सकता है। एनआईसी के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कई बार जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस में गिने जाते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और लोग इसको भी गलत लाते हैं कई बार, राइट। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आप इस पे अपना खूब खूब खेल कूद करिएगा जो भी आपको करना है, राइट। अब हम आते हैं आपके इस ऑपरेटर पे, परसेंटाइल, जिसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? सपोज करो कि मैं यहाँ पे इंट के इज इक्वल टू लेता हूँ 19 और उसके बाद लेता हूँ इंट एल इज इक्वल टू 3, राइट। मैं 3 लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आर लेता हूँ, इंट आर। इंट आर में मुझे वो रिजल्ट स्टोर करना है जो ए को एल के साथ मॉडुलस निकालने पे आता है। ए का मॉडुलस निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू एल। एक मॉडुलस का मतलब क्या होता है? वो रिमाइंडर आता है, ये रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है मॉडुलस ऑपरेटर, राइट। तो ये क्या करेगा, 3 6 जा 18 और रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो आर में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अगर आप 3 से 19 को डिवाइड करें तो 6 टाइम डिवाइड होगा और 1 उसका रिमाइंडर बचेगा। तो अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट कराएं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी एंड देन इफ यू प्रिंट इट आर, देन व्हाट विल हैपन, आप इसको जब प्रिंट कराएंगे इसको कंपाइल करिए एंड देन आप इसको रन कराइए, देन यू विल बी एबल टू सी 1। अगर आप इसको 20 कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा क्या आएगा, राइट। 20 कर देने पे आपको क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, क्योंकि 2 रिमाइंडर आएगा, राइट। जरा फ्लोट के साथ करके देखते हैं, फ्लोट ए एंड फ्लोट एल। देखा जाए कि इसके साथ ये रिमाइंडर काम करता है या नहीं करता है, और करता है तो क्या रिजल्ट देता है। एक परसेंटाइल एफ और यहाँ पे रिमाइंडर को जरा प्रिंट करा के देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, नॉट वैलिड एज लेफ्ट ऑपरेंड हैज टाइप फ्लोट। यानी कि अगर आप रिमाइंडर ऑपरेटर को, ये ध्यान रखिएगा, यानी मॉडुलस ऑपरेटर को या रिमाइंडर ऑपरेटर को अगर आप फ्लोट पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देन इट विल गिव यू एन एरर। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एप्टीट्यूड के पेपर में आ सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जहाँ आप एग्जाम दे रहे होते हैं, बैठ करके टिक कर रहे होते हैं गलत और सही को, वहां पर भी इस तरह की चीज पूछी जा सकती है कि टेल वेदर द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर करेक्ट। उसमें अगर एक ये दे दिया कि हाँ ये प्रोग्राम सही है, तो अगर आपने लगा दिया कि हाँ ये प्रोग्राम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंटैक्टिकली, तो आप परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे आप। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है कि आपको ये चीज समझनी है कि हाउ इट वर्क्स, राइट। अब जरा देखते हैं, इसको आप करके देखिएगा, डबल के साथ भी करके देखिएगा, सेम रिजल्ट आएगा, राइट। अब हम आते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स पे, राइट। तो लेट्स फर्स्ट सी प्लस प्लस ऑपरेटर कौन से हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस ऑपरेटर इज नोन एज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। ये दो तरीके से यूज किए जाते हैं, बिफोर दी ऑपरेटर, ऑपरेंड या वैल्यू, जो वैल्यू आपको यूज करनी है, जो वेरिएबल है, बिफोर द वेरिएबल और आफ्टर द वेरिएबल, आफ्टर द ऑपरेंड या वेरिएबल। तो ये दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, बिफोर द ऑपरेंड एंड आफ्टर द ऑपरेंड। तो जब आप इसको बिफोर द ऑपरेंड आप यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, देन यू से इट प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा सर्दी हो रखी है तो गला जाम है। और जब आप इसको वेरिएबल के बाद यूज करते हैं तो इट इज नोन एज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं। एक ही ऑपरेटर है, दो तरीके से यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है इंट के इज इक्वल टू 10, ठीक है। मैं इसको यूज ऐसे करता हूँ प्लस प्लस के, राइट, मैंने ये कर दिया।
तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? प्लस प्लस के अगर मैं लिखता हूं तो आप कहीं नोट करते जाइएगा। प्लस प्लस के अगर मैं लिखता हूं देन इट मीन्स सिंपली मीन्स के इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है, प्लस प्लस के करने का मतलब होता है के इज इक्वल टू के प्लस वन, राइट। तो प्लस प्लस के में क्या होता है? के इज इक्वल टू के प्लस वन हो जाता है, यानी कि 10 से यहाँ पे ये 11 बन जाएगा। लेकिन लेकिन इसकी जो वैल्यू है जो असाइन होगी के इज इक्वल टू के प्लस वन, वो इसी लाइन पे असाइन हो जाएगी। इसी लाइन पे असाइन होने का क्या मतलब है? पहले के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद असाइन हो जाएगी, इसी लाइन में होगा। ठीक है, पहले असाइन हो जाएगी, पहले जो है वो हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी, फिर असाइन हो जाएगी के में, यानी इसी लाइन पे दोनों काम हो जाएंगे। यानी अगर आप इसको प्रिंट एफ अगली लाइन पर प्रिंट करते हैं तब तो आएगी ही 11। अगर आप अगली लाइन पे प्रिंट करें प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और आप इसको के को प्रिंट कर दें, के की वैल्यू अब बढ़ चुकी है, प्लस प्लस यहीं पे हो चुकी है, प्लस प्लस के यानी 11 यहीं पे हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पे कंपाइल करें एंड देन आप इसको रन करें तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो वो इसी लाइन पे 11 हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि अगली लाइन पे आपको 11 मिली है। वो प्लस प्लस के का मतलब होता है इसी लाइन पे इंक्रीमेंट करो और इसी लाइन पे के की वैल्यू को असाइन कर दो जो इंक्रीमेंट होके आई है। आई रिपीट, इसी लाइन पे के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो बाई वन, ओनली बाई वन, और इसी लाइन पे आप क्या करो, इसी लाइन पे के की नई वैल्यू जो इंक्रीमेंट होके आ रही है उसे असाइन भी कर दो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो अगली लाइन पे जब आपने प्रिंटफ लिखा है तो यहां पर तो 11 प्रिंट हो ही रहा है, लेकिन अगर आप इसको यहीं पे प्रिंट कराओ प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, यहीं पर अगर आप प्रिंट करा दो प्लस प्लस के, तो भी क्या होगा? तो भी इन दिस केस आप देखेंगे कि ये यहीं पे प्रिंट कर देगा 11, इसी लाइन पे प्रिंट कर देगा 11। ठीक है, आप अब आते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्री इंक्रीमेंट उसी लाइन में, जिस लाइन में आपने ये ऑपरेटर लगाया है उसी लाइन में वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाई वन, और एट द सेम टाइम जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो के में असाइन भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको के प्लस प्लस करते हैं तो इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में क्या होता है कि पहले वैल्यू असाइन होती है, उसके बाद अगली लाइन में जब वो यूज होगी तब जाकर के वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने के प्लस प्लस किया है क्या होगा? सीएल और उसके बाद टेस्ट कोड, ये 10 आ गई। आपने देखा यहाँ पे 10 आ गई। क्यों 10 आ रही है? क्योंकि इस लाइन पे केवल असाइनेशन हो रहा है, असाइनेशन पहले हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है पोस्ट इंक्रीमेंट। का मतलब है बाद में बढ़ाना, बाद में इंक्रीमेंट करना। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले इंक्रीमेंट करना और असाइन कर देना उसी लाइन पे। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है असाइन तो कर दो लेकिन बढ़ाना बाद में, यानी अगली लाइन पे बढ़ाना। ठीक है, तो अगर आप इसको के प्लस प्लस कर दें, यहाँ पे प्रिंट करें के प्लस प्लस को, तो ये 10 आएगा, लेकिन अगली लाइन पे आप सिंपली क्या करें? प्रिंट एफ अगली लाइन पे परसेंटाइल डी, अगली लाइन पे आप के की वैल्यू प्रिंट करें। ठीक है, के की वैल्यू अगली लाइन पे प्रिंट करें तो क्या आएगा? अब आएगा 11, क्योंकि अगली लाइन पे ये पोस्ट इंक्रीमेंट यानी बढ़ चुका होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले असाइन फिर बढ़ाओ, इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले बढ़ा दो और वहीं असाइन कर दो। इसीलिए उसी लाइन पे उसने 11 दिखा दिया था। बट अभी क्या होगा? के की वैल्यू को यहाँ पे के प्लस प्लस करने पे यहाँ पे के की वैल्यू को बस असाइन करेगा, बढ़ाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 ही आएगा, लेकिन अगली लाइन में जब आप प्रिंट करोगे के को देन इट विल बिकम 11। ठीक है, 10 और 11 एक ये अलग अलग लाइनों में आने चाहिए थे, पर स्लैश एन कर देता हूँ। ठीक है, स्लैश एन से अगली लाइन में जाएगा। ठीक है, तो सीएल टेस्ट कोड डॉट सी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहली लाइन पे 10 प्रिंट हुआ, दूसरी लाइन पे 11 प्रिंट हुआ। ये इसका तरीका होता है, इस तरीके से ये इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज और करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इंट एल में हम डालते हैं के प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और एल को प्रिंट करते हैं। राइट, अब इसको थोड़ा सा पॉज कीजिएगा और उसके बाद इसका आउटपुट देखिएगा, उसके बाद इस प्रोग्राम पे आइएगा जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, क्योंकि पहले असाइन होता है, इसलिए के की जो वैल्यू 10 थी ना वो इसमें असाइन हो गई एल में, यानी 10 असाइन हो गया। उसके बाद के की वैल्यू बढ़ चुकी है, और वो वैल्यू अब यहाँ पे अगली लाइन पे अगर प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी? 11 प्रिंट होगी। अगर मैं के की वैल्यू प्रिंट करूं ऐसे करके के इज इक्वल टू कर दूं परसेंटाइल डी, तो के की वैल्यू अब यहाँ पे 11 प्रिंट होगी, लेकिन एल की वैल्यू 10 ही रह जाएगी। कंपाइल किया और के इज इक्वल टू 11 आ गया आपका, क्योंकि के की वैल्यू अगली लाइन पे तो बढ़ चुकी है, इस लाइन पे तो वही रह गई थी क्योंकि असाइन किया। अगर मैं इसको प्लस प्लस, पहले असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता है, अगर मैं इसको प्लस प्लस के कर दूं तब एल की वैल्यू क्या आएगी? तब एल की वैल्यू आपकी आएगी 11।
क्योंकि आपने प्री इंक्रीमेंट यूज किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्री इंक्रीमेंट क्या है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। सेम यही चीज इस ऑपरेटर पे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट पे अप्लीकेबल है, यही रूल्स। डबल माइनस अगर प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है, प्री डिक्रीमेंट अगर आपने यूज किया तो क्या होगा, डबल माइनस को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के बाद में। अगर वेरिएबल के पहले यूज किया तो क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट करेगा और उसी लाइन पे असाइन भी कर देगा, और पोस्ट डिक्रीमेंट किया तो पहले असाइन करेगा, उसके बाद अगली लाइन पे उसको डिक्रीमेंट करेगा, उसका रिजल्ट डिक्रीमेंटेड रिजल्ट आपको अगली लाइन से दिखेगा, उसी लाइन पे नहीं दिखेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें बहुत गलतियां होती हैं, इनमें जब पूछा जाता है आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। अब एक छोटा सा बस मैं एक्सरसाइज आपको देता हूँ, उसको आपको करके देखना होगा। इंट k इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे है आपका 1, राइट। मैं यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और फिर कॉमा परसेंटाइल डी, फिर अगेन कॉमा परसेंटाइल डी। ये तीन वैल्यूज मुझे प्रिंट करनी है। पहले मुझे करना है प्लस प्लस के, फिर मुझे करना है के, फिर करना है के प्लस प्लस। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये होता क्या है, इसमें क्या आउटपुट आता है। ठीक है, इसको करके देखिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दे दिया है, आप पॉज कीजिए वीडियो को, इसको लिख लीजिए, आप इसको करके देखिएगा क्या आउटपुट आता है, क्यों आता है, इसको एनालाइज कीजिएगा कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, राइट। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक और छोटी सी एक्सरसाइज पे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, जो कि डबल इक्वल्स ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंट के इज इक्वल टू 1 किया हुआ है हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस प्लस के प्लस प्लस, यानी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट एक साथ एक ही वैल्यू पे अप्लाई कर दिया, और अगली लाइन में हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैल्यू क्या आएगी इसकी के की, राइट। तो लेट अस सी क्या होता है। आप इसको कंपाइल कीजिए, और कंपाइल करते ही आपको एरर आ जाएगी, एरर्स प्लस प्लस नीड्स एल वैल्यू। एल वैल्यू मीन्स लोकेशन वैल्यू। लोकेशन वैल्यू मीन्स मेमोरी में एक लोकेशन वैल्यू चाहिए, मेमोरी चाहिए, एक मेमोरी एरिया चाहिए। वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था ना, वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर, उसका एक नाम है, उसका एक लॉजिकल एड्रेस है, वो एड्रेस चाहिए, उसको भी बढ़ा सकता है, उसी पर जाकर के ये काम कर सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप प्लस प्लस के कर देते हैं तो इट बिकम्स 2, ये 2 बन जाता है। जब आप 2 को प्लस प्लस करते हैं तो कंपाइलर जान ही नहीं पाता कि 2 है क्या, ये कोई लोकेशन तो नहीं है मेमोरी में, ये क्या है, कोई लोकेशन वैल्यू नहीं है, ये किसी तरह की मेमोरी लोकेशन वैल्यू नहीं है, राइट। इस वजह से क्या चाहता है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के ऊपर ये काम नहीं कर सकता, इसको एक वेरिएबल ही चाहिए, यानी एक नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी चाहिए। इसीलिए आपको कहता है एल वैल्यू नीडेड, प्लस प्लस नीड्स एल वैल्यू, एल वैल्यू मींस लोकेशन वैल्यू, तो इसको लोकेशन वैल्यू की जरूरत है, यही ये कह रहा है। इसी वजह से एरर आती है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा अगर मैं करूं तो क्या होता है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ इतने इसमें मस्त मत हो जाइएगा। अपनी तरफ से एक्सरसाइजेस ये आप माइनस माइनस को लेकर के प्लस प्लस को लेकर के अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस के साथ करिएगा, आउटपुट देखिएगा। इस तरीके से ही आप सी लैंग्वेज सीख पाएंगे, अदरवाइज आप सी लैंग्वेज सीख नहीं पाएंगे। और अगर आपने सी नहीं सीख पाई तो फिर आप कोई दूसरी लैंग्वेज ठीक से नहीं सीख सकते। अगर आपने सी को ठीक से समझ लिया है, इसके प्रोग्रामिंग रूल्स ठीक से आपकी समझ में आ गए हैं, तो कोई ऐसी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी जो आपकी समझ में ना आए। ये मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूँ। हर लैंग्वेज आपकी मुट्ठी में आसानी से आ जाएगी अगर आपको सी लैंग्वेज समझ में आती है तो। ठीक है, अब देखते हैं ये डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर ये क्या करता है। इंट k इज इक्वल टू मैं यहाँ देता हूँ 10, ठीक है, और इंट r इज इक्वल टू लिखता हूँ k के साथ यूज करता हूँ डबल इक्वल्स 10, राइट। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। डबल इक्वल्स ऑपरेटर ना कंपैरिजन करता है, यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। कंपैरिजन करने का मतलब ये कि k की वैल्यू अगर 10 है, ये चेक कर रहा है कि k की वैल्यू 10 है या नहीं। अगर 10 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है
तो ये 1 रिटर्न करेगा, यानी कि ये बात अगर सही है कि k की वैल्यू 10 है और चेक करने के लिए k डबल इक्वल्स टू यूज किया जाता है। सिंगल इक्वल टू मत यूज करिएगा, डबल इक्वल्स टू यूज करेंगे। तो अगर k की वैल्यू 10 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करने का करेगा, यानी ट्रू। और ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए 1 रिटर्न करेगा। इसको सुविधा के लिए, फॉर द सिंप्लिसिटी, सो दैट वी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑल हियर एंड व्हाट वी वांट टू डू, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट एफ करिए, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, एंड देन आप यहाँ पे आर को प्रिंट करिए। नाउ ट्राई टू कंपाइल इट। कंपाइल किया, रन किया, अब यहाँ पे 1 आ गया, राइट, क्योंकि के 10 है। अगर मैं लिख दूं के 11 है या नहीं, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा। क्यों फॉल्स आएगा, 0 आएगा। फॉल्स यानी 0। 0 क्यों आएगा, क्योंकि के 11 नहीं है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस प्लस के इज इक्वल टू 11 और नॉट। देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता ही है कि इसी लाइन में 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी, और इसी लाइन में फिर आप असाइन भी कर देंगे, और उसके बाद फिर आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं। यानी इतना पोर्शन क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, 10 से 11 करेगा, और के में नई वैल्यू जो इंक्रीमेंट होके आई है उसको असाइन भी कर देगा। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और उसी 11 की वैल्यू को हम 11 से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि ट्रू आएगा, इसलिए आर की वैल्यू यहाँ पे भी ट्रू ही आएगी। लेट्स सी, ठीक है, 1 आ गया। अब हम यहाँ काम करते हैं, प्लस प्लस के की जगह के प्लस प्लस कर देते हैं। के प्लस प्लस इज इक्वल टू 11। अब क्या होगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे केवल और केवल के में वैल्यू साइन होगी, नई वैल्यू जो है वो 10 ही है, जो पुरानी वैल्यू है ना 10, वही असाइन होगी, वही रह जाएगी। अगली लाइन पे के की वैल्यू 11 होगी, इसलिए के प्लस प्लस इक्वल टू 11 नहीं होगा, ये के अभी भी 10 ही रहेगा। अगली लाइन पे 11 होगा, इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले असाइनेशन होगा, यानी के में 10 असाइन कर दो, जो है वही असाइन कर दो, अगली लाइन में के की वैल्यू बढ़ा देना। तो अगली लाइन में ये 11 होगा, लेकिन अभी 11 नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। 0 आ गया, चला के देख चुके हैं। उसके बाद एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं हम, कि अगर हम इसको उल्टा लिखें तो क्या होता है। 11 डबल इक्वल्स टू के, या ऐसे कर देते हैं प्लस प्लस के, तो क्या होता है, क्या ये चलेगा। तो पॉज कीजिए वीडियो को और जरा सोच के देखिए कि क्या ये चलेगा। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, केवल तुलना कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर आप इसको चला के देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर रिस्पेक्ट में, तो इट विल वर्क प्रॉपरली, ये 1 ही देगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है ना कंपेयर करने का, कि कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रखो, ठीक है, कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में रखो, और जिससे कंपेयर करना है जो वेरिएबल है उसको राइट साइड में रखो, ये नॉर्मली ये प्रैक्टिस बहुत जगह इस्तेमाल की जाती है। कारण जानते हैं इसका, कारण ये है कि कई बार लोग गलती से ना डबल इक्वल्स की जगह जल्दीबाजी में सिंगल इक्वल लगा जाते हैं। तो अगर कोई के इक्वल टू 10 कर देगा ना, ऐसे कोई कंपेयर करने की जगह, उसका इंटेंट था कि मैं ये करूं, लेकिन वो कर गया जल्दीबाजी में, उसने सिंगल लगा दिया, तो होगा क्या कि ये प्रोग्राम कोई एरर नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा। के इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ के में 10 आ गया, और यही के आर में असाइन हो गया। ठीक है, जो आया वो आर में असाइन हो गया। तो करना क्या था, हमें कंपेयर करना था, और कर क्या दिया हमने, असाइनेशन कर दिया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये पकड़ी नहीं जा पाती इनिशियली। बाद में जब क्लाइंट कहता है कि यार मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, जो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए था, जो तुम क्लेम कर रहे थे कि ऐसा रिजल्ट आएगा, मेरा सॉफ्टवेयर तो ठीक से काम करेगा, वो तो ठीक से काम कर ही नहीं रहा, वो तो मुझे कुछ और आउटपुट दे रहा है। तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी, और आपको फिर एनालाइज करने में, इतनी छोटी सी गलती पकड़ने में भी हो सकता है प्रॉब्लम आने लगे। इसलिए नॉर्मली क्या कोडिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, कि जिससे कंपेयर करना है, अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस है, मैं अक्सर ये फॉलो करता था, जिससे कंपेयर करना है, जिसको कंपेयर करना है उसको लेफ्ट साइड पे रखिए, और जिस वेरिएबल से कंपेयर करना है उसको राइट साइड पे रखिए। तो इस केस में अगर आपने 10 डबल इक्वल्स के कर दिया, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन गलती से अगर आपने 10 इक्वल टू के कर दिया, जो जल्दीबाजी में आपने उस केस में कर दिया था, अभी इससे पिछला केस जो स्टडी किया हमने, अगर ये कर दिया तो आप यहीं पे पकड़े जाओगे। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड मस्ट बी एल वैल्यू। ठीक है, आप यही पकड़े जाओगे, यानी कि अगर आप अपने आप को इस चीज के लिए प्रैक्टिस कर लेते हो, इस कोडिंग प्रैक्टिस को अपने लाइफ में ले आते हो, कि जब भी मैं कंपेयर करूंगा
तो जो कांस्टेंट पार्ट है वो लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो इन दैट केस अगर आप ऐसी जल्दीबाजी में कोई गलती करते भी हो तो आप इनिशियली एट द वेरी बिगनिंग बिफोर इट गोज टू द प्रोडक्शन, बिफोर इट गोज टू द टेस्टिंग, क्लाइंट के पास पहुंचने से पहले ये छोटी सी गलती आप पहले ही पकड़ लोगे, जो हो सकता है क्लाइंट के यहाँ बहुत बड़ी ब्लंडर बन जाए। राइट, हो सकता है इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो इस छोटी सी चीज का भी, डिपेंड कि आपका कोड कहाँ लिखा हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट है आपके सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, तो यू प्लीज फॉलो दिस प्रैक्टिस कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेंड जो वैल्यू है उसको रखें जिसको कंपेयर करना है, और राइट हैंड साइड पे उस वेरिएबल को रखें जिससे कि वैल्यू चेक करनी है। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी इक्वल टू ऑपरेटर ये असाइनेशन के लिए होता है, जो आपने देखा ही है, यहाँ पे असाइनेशन हो रहा है, यहाँ पे असाइनेशन हो रहा है, यहाँ पे 10 डबल इक्वल्स टू के, ये पूरा का पूरा रिटर्न करता है 1 या 0, और वो 1 या 0 आर में असाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे ऑपरेटर्स अभी आपने समझे हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो से अब हम लॉजिकल जो डिस्कशन है वो शुरू करेंगे। इफ एल्सेस, ठीक है, उनका डिस्कशन हम शुरू करेंगे। इफ एल्स स्विच केसेस, इनके बारे में समझेंगे। लॉजिकल, जैसे किसी की एज अगर इतनी है तो उसे एंट्री देनी है या नहीं, मॉल के अंदर किसी की एज ज्यादा है तो उसको एंट्री देनी है या नहीं। ठीक है, किसी को अस्थमा है तो उसे हमें टिकट इश्यू करना है कि नहीं। राइट, कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे हवाई जहाज में बैठने देना है कि नहीं। राइट, सच काइंड ऑफ डिसीजंस अगर हमें लेने हो तो उसके लिए इफ एल्सेस का यूज किया जाता है। वो इफ एल्सेस कैसे यूज किए जाते हैं, उनका क्या तरीका होता है, क्या कंस्ट्रक्ट होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा आई होप, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।